गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डे 2 ऑफ रीजनिंग, यानी आज हम बची हुई इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करेंगे। और बची हुई इनइक्वालिटीज़ से मेरा मतलब है ईदर और कंसेप्ट। कुछ नया कराने से पहले मैं एक लास्ट पॉइंट कल वाली जो इनइक्वालिटी थी उसमें मेंशन करना भूल गया था। वो है ये नॉट इक्वल्स टू का साइन। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में सिर्फ इक्वल्स टू का साइन वैलिड नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी जो साइन है जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये चारों साइन इनके बीच में आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इधर और के केस में ही ट्रू बैठते हैं, अदरवाइज़ ये ट्रू नहीं बैठते हैं। और इसका इधर और का कंसेप्ट आने वाले जो मैं पढ़ाऊँगा इधर और का कंसेप्ट उससे टोटली अलग है। तो ये रही पहली एग्जांपल, ए इज़ इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी। उसके बाद ब्रेक है, एस इज़ ग्रेटर देन टी। उसके बाद ब्रेक है, सी इज़ लेस देन टी। हमारा पहला कंक्लूजन कहता है टी इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि टी को बी की तरफ जाना है और हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन की, यानी कि राजा की। तो पहले टी से बी तक जाने की कोशिश करते हैं। टी से सी तक हम जा सकते हैं, बिल्कुल लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए। सी से हम बी तक जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, हमें इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है। तो इस टाइम के लिए हम इसको फॉल्स मानेंगे, क्योंकि जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा श्योरिटी की बात करता है कि आप श्योर हो कि टी बी तक जा सकता है। टी सी तक तो जा सकता है, पर सी से बी तक जा सकता है या नहीं जा सकता ये हमें पता नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन जो है वो होगा फॉल्स। सेकंड कंक्लूजन आ गया हमारे पास, बी इज़ ग्रेटर देन सी, यानी बी को जाना है सी तक और हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए राजा की। अब बी और सी के बीच आप देखोगे यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का साइन है, और मैंने क्या कहा था कि बी और सी के बीच जब नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है तो इसके बीच कुछ भी पॉसिबिलिटी के केस में ट्रू हो सकता है। तो बी और सी ट्रू हो सकता है, पर अभी हम नहीं कह सकते, तो ये आ गया कांट से। अब ए और सी को देखते हैं। लास्ट कंक्लूजन कह रहा है हमारा कि सी से ए तक जाना है और हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए राजा की। वही चीज़ वापस आई, सी ए तक तभी जा सकता है जब नॉट इक्वल्स टू की जगह हम ग्रेटर देन, सी इज़ ग्रेटर देन बी का साइन डालें, पर हमें श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की, इसलिए हम कांट से इसको भी लिख देंगे। अब ये इधर और का केस कब बनता है, जब हम नॉट इक्वल्स टू की जगह ये दोनों साइन डाल लें। अगर हम बी ग्रेटर देन सी का साइन डालें तो हमारा कंक्लूजन टू जो है वो ट्रू बैठता है, और अगर हम सी ग्रेटर देन बी का साइन डालें तो हमारा कंक्लूजन थ्री ट्रू बैठता है। ठीक है, तो ये दोनों साइन डालने के बाद हमारा कंक्लूजन टू या थ्री में से कोई ना कोई जो है वो ट्रू बैठेगा ही बैठेगा। तो इसीलिए इसी वजह से हम लिखते हैं आइदर कंक्लूजन टू और कंक्लूजन थ्री इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने इस वाले जो नॉट इक्वल्स टू वाली जो जगह है इसकी जगह हमने दोनों साइन डाल के देखे, इन दोनों में से हमारी कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसी को हम कहते हैं आइदर और का केस। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो था आइदर और। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके रूल्स। ये रूल्स आपके सामने हैं। पहला रूल क्या कहता है कि आइदर और हमेशा दो स्टेटमेंट्स के बीच लगता है। आपने देखा होगा आइदर टू और थ्री, आइदर वन और टू, इसलिए जो यहाँ पे लिखा है बोथ स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट्स होगी वो फॉल्स होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, आप नेक्स्ट कंडीशन देखोगे कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर एक एक कंक्लूजन कह रहा है तो दूसरा कंक्लूजन जो है वो भी ए इज़ लेस देन बी या कुछ और कंडीशन करना चाहिए। एलिमेंट ए और बी ही होने चाहिए, इसलिए आपके एलिमेंट हो जाएंगे सेम। थर्ड कंक्लूजन कह रहा है both the symbols between the elements should exist whether as an individual symbol or combination of symbol, यानी कि जो दोनों ए और बी के बीच जो पहले कंक्लूजन में और जो दूसरे कंक्लूजन में सिंबल्स थे वो स्टेटमेंट में भी वैसे ही एग्जिस्ट करने चाहिए, या तो इंडिविजुअली या तो उन दोनों का पेयर बना के। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन एक सिंबल होता है और इक्वल्स टू एक सिंबल होता है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू का एक सिंबल, नया सिंबल बन जाता है। इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। ग्रेटर देन एक इंडिविजुअल सिंबल है, इक्वल एक इंडिविजुअल सिंबल है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वो भी एक नया सिंबल है। तो इसी चीज़ की इस रूल में बात हो रही है। अब उन तीन रूल्स के बेसिस पे हम अपनी ये पहली स्टेटमेंट, पहली एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज़ इक्वल्स टू सी।
ठीक है। तो हमारा पहला कंक्लूजन कहता है ए से सी जाना है और बीच में हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए राजा की। ठीक है, ए से सी तो जा रहे हैं पर बीच में हाईएस्ट प्रायोरिटी आ रही है स्टेटमेंट में मंत्री की। कंक्लूजन राजा मांग रहा है तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। सेकंड, ए इज़ इक्वल्स टू सी, यानी ए से सी जाना है और हाईएस्ट प्रायोरिटी है प्रजा की, तो ये तो सीधा सीधा ही फॉल्स हो गया क्योंकि हमें ऊपर मंत्री दिख रहा है। अब रूल नंबर 1 के हिसाब से हमारे दोनों कंक्लूजन हो गए हैं फॉल्स। अब रूल नंबर 2 के हिसाब से हमारे एलिमेंट होने चाहिए थे सेम, यानी कि ए सी दोनों कंक्लूजन में ए और सी सेम एलिमेंट है। हमारा पहला रूल भी ठीक जा रहा है, दूसरा रूल भी ठीक जा रहा है। अब हम तीसरे रूल पे वर्क करेंगे जो कि था कि इन ए और सी के बीच में जो स्टेटमेंट में सिंबल्स आ रहे हैं वही कंक्लूजन में आने चाहिए। अच्छा, अब हमने स्टेटमेंट में देखा ए और सी के बीच ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल आ रहा है। अगर हम कंक्लूजन 1 देखें ए और सी के बीच ग्रेटर देन का आ रहा है, और अगर हम कंक्लूजन 2 देखें ए और सी के बीच में इक्वल्स टू का आ रहा है, इन दोनों सिंबल्स को कंबाइन करें तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल बन रहा है जो कि हमारे स्टेटमेंट में ऑलरेडी हमें दिख रहा है। अगर हमें ये पेयर स्टेटमेंट में दिख जाता है, कंक्लूजन से बना हुआ पेयर जो स्टेटमेंट में दिख जाता है, तो हमारा ये इधर और का केस ट्रू होगा। अब ये है हमारी सेकंड एग्जांपल, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ इक्वल्स टू सी लेस देन डी इज़ इक्वल्स टू ई है हमारी स्टेटमेंट। हमारा पहला कंक्लूजन डिमांड करता है कि ए को डी तक जाना है और हाईएस्ट प्रायोरिटी है राजा की। हमने देखा स्टेटमेंट में ए जो है वो डी तक नहीं जा सकता क्योंकि सी और डी के पास जो है वो गेट बंद है। पहली स्टेटमेंट फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट हमारी कह रही है ए डी को ए तक जाना है और बीच में हाईएस्ट प्रायोरिटी मंत्री की होनी चाहिए। वही चीज़ है, डी से ए तक नहीं जा सकते क्योंकि ए और बी के पास गेट बंद हो रहा है। अब एक चीज़ देखिए, अब हमारा जो है रूल 1 के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, रूल 2 के हिसाब से एलिमेंट सेम है, हम सीधा रूल 3 पे काम करेंगे। ए और डी के बीच ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, वो हमें दिख रहा है जो कि ए और बी के बीच में ही हमें दिख गया। और ए और डी के बीच कंक्लूजन 2 के हिसाब से लेस देन इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। अगर हम बी और सी का इक्वल्स टू और सी और डी का लेस देन का साइन कंबाइन करें तो हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारे पास जो दोनों कंक्लूजन में सिंबल्स दिए हुए हैं वो हमारे स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, इसीलिए ये इधर और का केस जो होगा ट्रू होगा। बस यही था इधर और का पूरा कंसेप्ट। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाली जो डिस्प्ले है आप देख लीजिए, यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं। ये वही दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको अभी इंडिविजुअली समझाई। आप रूल्स पढ़ के भी इन एग्जांपल्स को दोबारा चेक कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। इधर और का केस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है पर इतना भी नहीं होता, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हो जाएगा। और इसी स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये दिखने में ही पता चल जाता है कि इधर और का केस नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं चेक करूँगा कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो इसका मतलब होगा आपका बेसिक जो है इनइक्वालिटी सब क्लियर हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपको 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस और दिए हैं, इनमें इधर और का केस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो आपने देखना है। तो ये रहे पहले 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में होंगे 2 और क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, सबसे एंड में आ जाएंगे इनके आंसर्स। अपने आंसर्स को टैली करें, अगर आपके सही आ रहा है तो आपका इनइक्वालिटी बेसिक और इनइक्वालिटी इधर और कंसेप्ट के साथ सब खत्म हो गया है, आपका ये चैप्टर हो गया है फिनिश।